Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. So friends, now once again we are in this class now. सो फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे इसी उम्मीद के साथ आज हम अपना इस लेसन को शुरू करते हैं। आज का हमारा ये जो लेसन है हमारा फ्रेंड्स, ये हमारा लेसन जीके जनरल नॉलेज से संबंधित है, जीके इंडिया से संबंधित हमारा ये लेसन है, जिसमें मैंने टॉपिक लिया है इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास से संबंधित जो है ये टॉपिक मैंने लिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, बड़े से जो है एक बड़े प्रयासों के बाद जो है ये कुछ आंकड़े मैंने इकट्ठे किए हैं जो मैं आपके सामने इस लेसन के ज़रिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारतीय इतिहास के, ना केवल परीक्षा की दृष्टि से बल्कि एक भारतीय होने के नाते हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। To being an Indian, we must have knowledge about our past history. So friends, लीजिए हम अपना लेसन आज का शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं लेसन शुरू करूं फ्रेंड्स, एक बार फिर उन्हीं सभी अपने दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय हम नहीं लगाते और हम आज का अपना ये लेसन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो आपके सामने जो लेसन है इसके स्लाइड, उसके ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट इंडियन डायनेस्टीज फाउंडर्स एंड कैपिटल्स, यानी कि भारतीय इतिहास के प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानी कौन सी थी। तो फ्रेंड्स इस लेसन में हम इसी चीज़ों के बारे में हम प्रत्येक जो है वन बाय वन शुरू से लेके और अंतिम जो है राजवंश तक के बारे में हम चर्चा करेंगे, इनके बारे में, इनके संस्थापक सदस्यों के बारे में और इसकी राजधानी के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हम लेते हैं, जो नंबर हमारा आता है, सबसे पहला राजवंश का जिक्र आता है, वो आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश जिसके संस्थापक सदस्य जो राजा जो माने जाते हैं, बिंबिसार जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं और जिसकी राजधानी राजगृह मानी जाती है, राजगृह थी कह सकते हैं हम। इसके बाद हर्यक वंश के बाद जो भारत में नया राजवंश आया वो था हमारा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक जो राजा थे वो शिशुनाग थे और उनकी राजधानी वैशाली थी। इसके बाद शिशुनाग के बाद जो नया वंश जो भारत में स्थापित थी, जो नया वंश था नंद वंश, महापद्म नंद जिसको जो है माना जाता है इनके संस्थापक सदस्य है और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र देखिए भारतीय इतिहास में बहुत ही एक ऐतिहासिक शहर है जिसको वर्तमान नाम पटना कह सकते हैं आप इन्हें। महापद्म नंद, नंद वंश का सबसे महान सम्राट कोई इन्हें माना जाता है और ये जो है ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के शुरुआत से पहले जो है नंद वंश जो है महापद जो महाजनपद थे भारत में, उनमें से एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट इन्हें माना जाता था। इसके बाद स्थापना होती है पहले सबसे बड़ा, यानी कि कह सकते हैं हम कि मौर्य वंश, जो एक बड़ा वंश था, एक बड़ा साम्राज्य था, यानी कि हम कह सकते हैं कि विस्थापित रूप से भारत को जो है बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार करने वाला पहला ऐसा साम्राज्य था मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक सदस्य जो संस्थापक राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य जिन्हें कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम भी जिन्हें कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और आपको शायद पता होगा, नहीं तो मैं बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य वो सम्राट थे जिनके जो है प्रधान जो मंत्री थे वो चाणक्य या कौटिल्य जिन्हें माना जाता है राजनीति, भारतीय राजनीति का पितामह जिन्हें माना जाता है कि वर्तमान राजनीति भी जो है उन्हीं की देन है, ये ऐसा माना जाता है। तो उन्हीं के जो है राजा थे चंद्रगुप्त जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इन्होंने भी अपनी राजधानी सबसे पहले पाटलिपुत्र को ही बनाया था। मौर्य वंश के बाद या मौर्य वंश के कहें कि दूसरा वंश इसी दौरान जो था शुंग वंश था। शुंग वंश जिसका एक प्रमुख सम्राट जो था पुष्यमित्र शुंग, जो कि इसके संस्थापक भी थे और इस वंश के सबसे बड़े और महान सम्राट भी माना जाता है इन्हें, और जिनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही रही है। शुंग वंश के बाद आते हैं कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना करने वाले सदस्य थे हमारे वासुदेव
और उसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही मानी जाती है। कहने का मतलब है कि पाटलिपुत्र एक बहुत ही ऐतिहासिक और समृद्ध शहर भारतीय इतिहास में दर्ज किया जाता है। कर्ण वंश के बाद आता है हमारा सातवाहन। सातवाहन देखिए, सातवाहन भी जो है जब महाजन पदों के बाद की जब भारतीय छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उसी में से सातवाहन भी एक प्रमुख वंश माना जाता है भारत का। सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक नामक राजा ने इसकी स्थापना की थी, यानी कि संस्थापक राजा जो है शिमुक थे, और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान जो है, जिसे इसकी राजधानी का दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद बात आती है हमारी कुषाण वंश की। कुषाण वंश की जो स्थापना जो है वो करने वाले कुडल कडफिसेस जो है वो इसके प्रथम सम्राट थे, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। पुरुषपुर, या जिसको हम आधुनिक पेशावर भी कह सकते हैं, पाकिस्तान का जो पेशावर है, कहता है कि पुरुषपुर जो है इनकी राजधानी थी। और शायद आपको पता होगा कि कुषाण वंश का सबसे जो महान सम्राट कनिष्क को माना जाता है, जिन्होंने कि मीन्स शक संवत की भी जो है वो स्थापना की उन्होंने शुरुआत की थी। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य जो है, इसके बाद जो आता है साम्राज्य वो हमारा आता है गुप्त वंश, जिसे भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। गुप्त वंश भारत का सबसे समृद्धशाली, सबसे ताकतवर राजवंश हुआ है भारतीय इतिहास में। गुप्त वंश की स्थापना करने वाले थे हमारे श्री गुप्त, और इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। तो फ्रेंड्स, गुप्त वंश के अंदर आपको पता है कि समुद्रगुप्त जो है इसके वंश के बहुत ही महान और सबसे महान सम्राट जो उन्हें माना गया है, समुद्रगुप्त। और इसके बाद चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य भी इसके एक महान और अच्छे सम्राटों में इसकी गिनती की जाती है। गुप्त वंश के बाद जो नया वंश हमारा स्थापित हुआ, इसमें था वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, जिसके संस्थापक सदस्य विंध्य शक्ति को माना जाता है कि इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि इसके बाद वंश अगर हम देखें हुण वंश की स्थापना करने वाले तोरमान जो है इसके राजा थे, जो इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी, और इन्होंने अपनी राजधानी सियालकोट को बनाया था, जो इसमें पाकिस्तान में है, तो वो इसकी राजधानी होती थी। इसके बाद हमारा जो अगला वंश आता है, भारत का एक और महान और एक अच्छा जो है प्रतिष्ठित वंश माना जाता है, वर्धन वंश, या वर्धन काल भी इसे कहा जाता है। यानी गुप्त काल के बाद, गुप्त वंश के बाद वर्धन वंश ऐसा था जो कि काफ़ी महान, काफ़ी मीन्स एक शक्तिशाली जो है वो वंश था ये वर्धन वंश, जिसकी स्थापना पुष्यभूति नाम के सम्राट ने इस वंश की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी राजधानी थानेसर या कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वर्धन वंश के सबसे महान सम्राट हर्षवर्धन को माना जाता है, जिनके काल में हुइनसांग नामक चीनी यात्री भी जो है भारत भ्रमण के लिए आया था। तो हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान, और भारत के भी महान सम्राटों में हर्षवर्धन की गिनती भी की जाती है। फ्रेंड्स, वर्धन वंश के बाद अगर हम चलें अब थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ, मध्य दक्षिण भारत की तरफ अगर हम चलते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे वंश जो है वो स्थापित हुए हैं। इसी के समकालीन जो है काफ़ी वंश भी माने गए हैं। तो कुछ दक्षिण के वंश में पांड्य वंश जो है, पांड्य वंश की स्थापना नेडियोन नाम के सम्राट ने इसकी स्थापना की थी। उन्होंने मदुरई को अपनी राजधानी बनाया था। तो मदुरई जो है वो पांड्य वंश की प्रथम राजधानी थी, जिसके संस्थापक नेता थे, या जो संस्थापक राजा थे वो थे हमारा नेडियोन। पांड्य वंश के समकालीन ही कह सकते हैं दक्षिण भारत में दूसरा, और दक्षिण भारत का मैं कह सकता हूँ शायद सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था, जो वंश था, वो था हमारा चोल वंश। चोल वंश जो है, जिसकी स्थापना विजयालय ने की थी, और इन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए, चोल वंश के अंदर राजेंद्र चोल को इस वंश का सबसे महान और सबसे बड़ा ताकतवर सम्राट माना जाता है, राजेंद्र चोल को। तो चोल वंश दक्षिण भारत का जो है बहुत ही महान और बड़ा साम्राज्य माना गया है। चोल वंश के समकालीन ही कह सकते हैं दूसरा था पल्लव वंश। पल्लव वंश भी दक्षिण भारत का एक बड़ा जो है राजवंश था। तो पल्लव वंश की स्थापना सिंहवर्मन फोर्थ यानी चतुर्थ ने जो है इसकी स्थापना की थी, और कांचीपुरम जो है इस कांचीपुरम शहर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पल्लव वंश। पल्लव वंश के बाद अगर हम कह दें तो राष्ट्रकूट वंश एक और था, दक्षिण भारत का ही राष्ट्रकूट वंश था।
तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग नाम के एक शासक ने इसकी स्थापना की थी, और मान्यखेत जो जगह दक्षिणी भारत में, इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। मीन्स मान्यखेत को राष्ट्रकूट वंश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। राष्ट्रकूट के बाद एक और, यानी कि जो महान, एक और काफ़ी बड़ा जो साम्राज्य माना जाता है हमारा दक्षिणी भारत का, वो हमारा चालुक्य है। चालुक्य के अंदर भी कई वंश जो है माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम चालुक्य में कल्याणी वंश को लेते हैं, जो ये इसका था। कल्याणी वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी, और मान्यखेत को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद चालुक्य बादामी जो है दूसरा इसका एक वंश था, इसी वंश का ही दूसरा भाग भी था। चालुक्य बादामी जयसिंह प्रथम ने इस वंश की स्थापना की थी, और इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था। तो फ्रेंड्स, चालुक्य के भी देखिए तीसरा वंश और है चालुक्य का ही, जो है वेंगी नाम का जो है, ये चालुक्य वेंगी के सरनेम से ही इसका वंश जो है ये भी था, जिसका जो संस्थापक जो राजा थे विष्णुवर्धन थे, और उन्होंने वेंगी को अपनी राजधानी बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ दक्षिणी भारत के भी जो हम कहते हैं राजवंश कह सकते हैं। तो ये हमारे, जिसके अंदर जो है प्रमुख तौर पर चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश जो है प्रमुख रूप से दक्षिण भारत के प्रमुख और शक्तिशाली राजवंश माने गए हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लेते हैं तो होयसल वंश आता है। उसके बाद होयसल वंश की स्थापना करने वाले विष्णुवर्धन थे, और उन्होंने द्वार समुद्र को अपनी राजधानी बनाया था, यानी द्वार समुद्र को राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। होयसल वंश के बाद यादव वंश की स्थापना, यादव वंश भारत का एक वंश, यादव वंश की स्थापना बिल्लभ पंचम ने इसकी स्थापना की थी। बिल्लभ फिफ्थ, इन्होंने जो है वे प्रथम राजा थे इसके, जो कि यादव वंश की स्थापना करने वाले जो है प्रथम राजा थे, और उन्होंने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो देवगिरी यादव वंश की राजधानी प्राप्त, यानी कि मानी गई है। इसके बाद हम कदम्ब वंश आता है। देखिए, ऐसे ऐसे वंश है जिनका आपने लगभग कभी नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही कुछ एक ऐसे छोटे वंश भी थे, लेकिन भारतीय इतिहास में इनको जो है वो ज़्यादातर जो है पढ़ाया नहीं जाता। बट मैंने जो है बड़े मेहनत से जो है ये इकट्ठे किए हैं। तो ये आप कह सकते हैं कदम्ब वंश, इसके संस्थापक मयूर शर्मन नाम के सम्राट थे, जिन्होंने कि कदम्ब वंश की स्थापना की थी। उन्होंने वनवासी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। कई जगह वनशासी भी लिखा होता है ये, तो वनवासी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद काकतीय वंश आता है। काकतीय वंश, तो काकतीय वंश की स्थापना करने वाले राजा बीटा प्रथम जो है, जो ऐसे सम्राट थे जिन्होंने इस वंश की, यानी इस वंश का प्रथम राजा होने का गौरव प्राप्त है बीटा वन को, जिन्होंने अनमकोड को अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि इस वंश की राजधानी अनमकोड थी। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नंबर आता है हमारा गंग वंश। गंग वंश भी एक छोटा सा हमारा भारतवंश का एक वंश है, गंग वंश, जिसकी स्थापना ब्रजहस्त प्रथम ने इस वंश की स्थापना की थी, और कौलाल या तलकांड को इस वंश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। तो ये था हमारा गंग वंश, जिसकी स्थापना ब्रजहस्त प्रथम ने की थी। इसके बाद हमारी बारी आती है पाल वंश की। तो फ्रेंड्स, पाल वंश के संस्थापक सदस्य जो या संस्थापक राजा थे वो थे गोपाल, जिन्होंने कि मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, और ये भी भारतवंश का एक राजवंश माना जाता है पाल वंश। पाल वंश के बाद जो नंबर आता है हमारा अगला, वो होता है हमारा सेन वंश। फ्रेंड्स, सेन वंश भी भारत का एक जो है राजवंश है। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन नामक शासक ने की थी, और इसको जो है लखनौती को इस राज्य की, इस राजवंश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। लखनौती यानी सेन वंश की प्रथम राजधानी। इसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा कारकोट वंश या कारकोट साम्राज्य। कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन नामक शासक ने की थी, बट इसकी राजधानी के बारे में कोई तथ्य जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके बाद आता है उत्पल वंश। उत्पल वंश की स्थापना भी अवंती वर्मन नामक शासक ने की गई थी, और दक्षिण भारत का ये एक वंश था उत्पल वंश, जिसके संस्थापक जो राजा थे वो क्या थे, अवंती वर्मन।
फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं, इसमें है, इसके बाद आता है लोहार वंश। लोहार वंश की जो स्थापना करने वाले सम्राट थे या जो राजा थे इस वंश के, प्रथम जो संस्थापक राजा माने जाते हैं, संग्राम राज को इस वंश का संस्थापक राजा माना जाता है। इसकी राजधानी के बारे में भी जानकारी अभी तक नहीं प्राप्त हुई, तो कि लोहार वंश की राजधानी क्या थी। तो इसके बाद हमारा आता है वर्मन वंश। वर्मन वंश जिसे कामरूप भी कहा जाता है। वर्मन वंश के जो संस्थापक राजा थे वो पुष्पवर्मन थे, जिन्होंने कि प्राग ज्योतिषपुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस प्रकार से वर्मन वंश के जो संस्थापक राजा पुष्पवर्मन और प्राग ज्योतिषपुर को इसकी राजधानी, इस वंश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। फिर इसके बाद होता है गुर्जर परिहार। गुर्जर परिहार एक बहुत ही शक्तिशाली समय राजा जिसे हम कह सकते हैं वंश माना जाता है। प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, जिसकी स्थापना जो राजा ने की थी वो थे हमारे नागभट्ट प्रथम ने इस गुर्जर परिहार वंश की स्थापना की थी, और इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। आपको याद है कन्नौज हर्षवर्धन की भी राजधानी थी। इसके बाद गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश की स्थापना करने वाले जो राजा थे, इसके प्रथम जो राजा थे वो चंद्रदेव थे, और इन्होंने भी कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये भी हमारे कुछ प्रमुख वंश थे। तो फ्रेंड्स इसके बाद बात आता है चौहान वंश। बड़ा प्रसिद्ध वंश है, और इसके जब चौहान वंश की जब बात आती है तो पृथ्वीराज चौहान का नाम सबसे पहले आता है, कि जो काफ़ी शक्तिशाली सम्राट जिन्हें माना जाता है। और आपको पता है कि 1191 की तराई की प्रथम लड़ाई में मोहम्मद गौरी को हराने वाले जो है हमारे पृथ्वीराज चौहान थे, जो चौहान वंश के ही राजा थे। तो चौहान वंश की स्थापना करने वाले जो सम्राट थे, जो राजा थे, वो वासुदेव थे, और इन्होंने अजमेर को अपनी यानी चौहानों की राजधानी, चौहान वंश की राजधानी अजमेर रही है। इसके बाद बात है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे पास राजपूत, जो राजपूताना का चल पड़े राजपूत वंश आ गए सारे। इसके बाद परमार वंश आता है। तो परमार वंश की जो भी हमारे जो राजपूताना का प्रमुख वंश माना जाता है परमार वंश, इसकी स्थापना उपेंद्र शासक ने की थी। उपेंद्र नामक शासक को इस वंश की स्थापना करने का श्रेय प्राप्त है, और इन्होंने धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाई थी। यानी परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। फ्रेंड्स इसके बाद बात आती है चंदेल वंश। चंदेल वंश भी जो है हमारा एक प्रमुख वंश माना जाता है चंदेलों को, यानी कि ये भी राजपूतों में ही माना जाता है चंदेल वंश। और नन्नुक नाम के शासक को इसका संस्थापक सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। और इसके बाद और इसे जो है खजुराहो या महोवा जिसे कहते हैं, इसको इसकी राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। तो चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो जो है इसकी राजधानी थी, और नन्नुक नाम के जो शासक था इसका, उन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात आते हैं हमारा सोलंकी वंश। सोलंकी वंश भी जो है हमारा एक प्रमुख वंश माना जाता है भारतीय राजतंत्र में, और इसके जो संस्थापक राजा थे मूलराज को सोलंकी वंश का संस्थापक राजा माना जाता है, जिन्होंने अनहिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि जो हमारा सोलंकी वंश था उसकी स्थापना करने वाले मूलराज थे, और इसकी राजधानी होने का गौरव था अनहिलवाड़ को। और फ्रेंड्स के बाद हम नाम लगा रहता है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश भी एक छोटा, हालांकि छोटा लेकिन एक मजबूत राजवंश था, जिसकी स्थापना करने वाले राजा कोक्कल जिसे इसका संस्थापक राजा माना जाता है, और त्रिपुरी जो है इसकी राजधानी, इस राजवंश की राजधानी मानी गई है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे भारतीय इतिहास के राजवंश, यानी कि प्रमुख भारतीय राजवंश, यानी कह सकते हैं हम इंडियन डायनेस्टीज जो है हमारे जो है डायनेस्टीज जो है इंडियन, पर्टिकुलरली इंडियन डायनेस्टीज हैं ये, और उनके फाउंडर और उनकी कैपिटल्स हैं। इनमें से आपने बहुत से नाम जो है आपने सुने भी होंगे, कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनको आपने अभी तक कभी सुना नहीं होगा। बट ये सारे के सारे हमारे जो जितने भी राजवंश है ये भारतीय इतिहास में हुए हैं। इनमें से कुछ छोटे राजवंश थे तो कुछ काफ़ी बड़े, कुछ बड़े चक्रवर्ती, कई ऐसे राजवंश जिनमें चक्रवर्ती सम्राट भी हुए हैं, जैसे सम्राट अशोक हुए हैं। महान सम्राटों में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है,
फिर बात गुप्त वंश की करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम आता है, और समुद्रगुप्त का नाम भी जो है इसके अंदर बड़े आदर के साथ लिया जाता है, जो महान सबसे भारतीय महान सम्राटों में जिनकी गिनती की जाती है। इसके बाद वर्धन वंश आता है, तो वर्धन वंश के अंदर भी हम कह सकते हैं कि हमारे सम्राट हर्षवर्धन को भी जो है एक महान सम्राटों में गिनती की जाती है। दक्षिण भारत के अंदर पांडव, चौल्य, राष्ट्रकूट और चोल वंश जो है काफ़ी शक्तिशाली जो है राजवंश हुए हैं, जिनमें काफ़ी शक्तिशाली जो है वो राजा जिन्होंने राज भी किया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये कुछ हमारे भारतीय प्राचीन इतिहास से संबंधित राजवंश थे जिनकी कोशिश की है मैंने एक इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने की। तो फ्रेंड्स ये भारतीय जो जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका HSSC का हो, SSC का हो, या किसी भी प्रकार का आपका हरियाणा पुलिस का हो, इसी पे या आर्मी का हो सकता है, या किसी भी प्रकार के जीके के जैसे संबंधित कोई भी एग्ज़ाम अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उसके लिहाज से आपको ये लेसन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस को आप ज़रूर देखिए और इसे शेयर भी कीजिए, और अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है या किसी प्रकार की कोई आपको क्वेरी है तो आप मुझसे मेल के ज़रिए या फिर कमेंट के ज़रिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए सुंदर सर्स क्लासेस और इसका फ़ायदा उठाते रहिए। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।